जैसे मैंने वीडियो में पहले बता चुका है कि वेस्टर्न एजुकेशन का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इंडियंस को नेशनलिस्ट बनने के लिए। तो देखते हैं ये कहानी कहां से शुरू होती है। तो वुड्स डिस्पैच, वुड्स की कमेटी आई 1854 में और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब प्रोमिनेंट सिटीज इन इंडिया, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी सिटीज है, उनमें लंदन यूनिवर्सिटीज और लंदन के स्कूल जैसा मॉडल एक स्कूल्स बनना चाहिए यहाँ पे, ताकि इंडियंस को वो एजुकेट कर सके, ताकि गवर्नमेंट के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए वो इंडियंस काम कर सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग गए थे कि अगर हमें इंडिया में अच्छी सरकार बनानी है तो हमको इंडियंस को बनाना पड़ेगा, इंडियंस को पढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर सके। और इसीलिए 1854 में वुड्स डिस्पैच के अनुसार यूनिवर्सिटीज कैलकाटा और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश होती है, बिल्कुल लंदन यूनिवर्सिटी की एक ट्रू फोटोकॉपी के हिसाब से। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा था कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है जिससे जितने भी इंडियंस रहेंगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थोड़े से के तरफ हो जाएंगे, थोड़े इन्फ्लुएंस ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ हो जाएंगे और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के संदर्भ में काम करेंगे, उनके साथ काम करेंगे। मगर ऐसा नहीं होता है, ये एक मास्टर स्ट्रोक नहीं रहता है, ये एक उल्टा स्ट्रोक हो जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। यानी कि जो हमारे इंडियंस है बहुत अच्छे से इन वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट करते हैं। पहले के जमाने में इंडियंस में उतना फिजिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री इनके बारे में पढ़ाई नहीं होती थी, मगर जैसी लंदन यूनिवर्सिटी जैसी स्कूल्स यहाँ बनते हैं, इंडियंस वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और वो इंस्पायर हो जाते हैं नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे ही इंडियन और एजुकेट होता है, और भी चीजें जैसे हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है, वो लिटरेचर के बारे में पढ़ता है, वो इंग्लिश के बारे में पढ़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में पढ़ता है, उसको लगता है कि अब हमको भारत को आगे बढ़ाना है और इसलिए वो इंस्पायर हो जाते हैं। वो इंस्पायर होते हैं, इंडियन यूथ इंस्पायर हो जाता है कि हमको भारत को अब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट आजादी दिलानी है। ये सब चीजें के बारे में पढ़ता है वो। इन स्कूल्स में यूरोपियन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने लग जाता है, जो रेवोल्यूशंस डिफरेंट रहे हैं। गैरीबोल्डी, मजीनी, रूसो, जॉन स्टुअर्ट, ये सबको वो अपना आदर्श मानना शुरू कर देता है और उन्होंने कैसे अपने देश को आजादी दिलाई थी, वैसे ही अब इंडियन यूथ भारत को आजादी दिलाने के लिए काम करना शुरू करता है। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, मगर ये एक स्ट्रोक है, ऐसा स्ट्रोक जो उल्टा पड़ जाता है। वेस्टर्न एजुकेशन के बाद इंडियन यूथ अच्छे लीडर्स बन जाते हैं, नेशनलिस्ट थिंकिंग उनकी बढ़ जाती है और वो अब मॉडर्न और एक इक्वल इंडिया के बारे में सपना देखना शुरू कर देते हैं। वेस्टर्न एजुकेशन से पहले इंडिया में बहुत सारा प्रेविलेंट कास्ट सिस्टम था, बहुत सारा डिसयूनिटी थी, मगर अब जितना भी इंडियन यूथ है वो सोचते हैं कि अब हमको सबको साथ में एकत्रित होके भारत को आजादी दिलानी है और इसीलिए वेस्टर्न एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है नेशनलिस्ट मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। दूसरा एस्पेक्ट मैंने फिर से वीडियो में पहले बता चुका है, अगर आपने देखा होगा तो, रोल ऑफ प्रेस और लिटरेचर। जो प्रेस और लिटरेचर यानी कि नॉवेल्स, बुक्स, ये सब का रोल बहुत ही बड़ा था भारत को आजादी दिलाने के लिए। सबसे बड़ा मैं मानता हूं प्रेस का रोल था। सेकेंड हाफ ऑफ जो 19th सेंचुरी था वो एक्सपेंशन देखा गया प्रेस का, मतलब लोगों ने अपनी बातें आगे लिखना शुरू करी। बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे जिनने अपनी बातें हिंदी में, बंगाली में, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में लिखना शुरू करी, पेपरों में, अखबारों में, किताबों के द्वारा, नॉवेल्स में या फिर न्यूज लेटर्स में, और लोगों को इंस्पायर किया, लोगों को बताया कि हमको कैसे एकत्रित होना है और भारत को आजादी दिलानी पड़ेगी। और इसीलिए प्रेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रही उस टाइम। बहुत सारी पत्रिकाएं उस टाइम छपती थी। जो सबसे ज्यादा पत्रिका जो प्रचलित थी उस टाइम वो थी हिंदू पेट्रियट और अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका कलकत्ता की अमृत बाजार पत्रिका थी, जो रीजनल बाजार पत्रिका थी, और वो सब छापते थे कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को इकोनॉमिकली डिप्लीट कर रहा है, कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट हम सबको परेशान कर रहा है, भारत को कैसे वो लूटते जा रहा है। ये सब के बारे में इन पत्रिकाओं के बारे में छपता था और ये पत्रिकाओं में छपने के द्वारा सारे लोगों को पता चलता था, अपनी लैंग्वेजेस में सारे लोगों को पता चलता था, और वो सब साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एकत्रित धीरे धीरे हो रहे थे। तो ये सबको देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1878 में एक एक्ट पास किया जिसका नाम था वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जरूर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे 10th में बनेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें बोर्ड क्लासेस में। तो वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट क्या था, चलिए जानते हैं। तो इसको लागू किया था 1878 में, और 1878 में इसको लागू करने के बाद इसमें यह कहा गया था कि जितनी भी रीजनल पत्रिकाएं हैं, जितनी भी रीजनल न्यूज प्रेस है, जितने भी रीजनल न्यूज लेटर्स छप रहे हैं जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है,
उनके बारे में गलत चीजें बता रहे हैं या उनके बारे में रूमर्स फैला रहे हैं, एक्चुअली वो रूमर्स नहीं, बस सच्चाई थी, मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को रूमर्स लग रहे थे, तो ये सबको एक हिसाब से बंद किया जाए। और अगर कोई पाए जाता है ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ छापते हुए, तो उसको बैन कर दिया जाएगा, उसकी पत्रिका को बैन कर दिया जाएगा, और इवन उनकी जो चीजें, जो उनकी छापने की चीजें हैं, उनको सबको कॉन्फिस्केट, मतलब उनको उठा लिया जाएगा। और बहुत सारे दिक्कत होती है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की वजह से। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती है वो बहुत सारे प्रेसेस को जला देती है जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में छापना शुरू कर रहे थे, मगर तब भी हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो हिम्मत नहीं हारते हैं और रेगुलर छापना कंटिन्यू रखते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट। और बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने उस समय अपने लिटरेचर, यानी कि नॉवेल्स, पोएम्स, सॉन्ग्स और न्यूज़लेटर्स, किताबें के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने लिखी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सच्चाई दूसरे इंडियन को बता रही थी। यानी कि एक इंडियन, जो बहुत सारे राइटर्स ने अपने नॉवेल्स के द्वारा, अपने किताबों के द्वारा, अपने पोएम्स, लिटरेचर के द्वारा इंडियन नेशनलिस्ट को इंस्पायर किया कि वो आगे बढ़ सके। तो ऐसे ही थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मत लिखी। इसमें बहुत ही फेमस एक नॉवल थी, बहुत ही फेमस सॉन्ग था उस नॉवल में, जिसका नाम था वंदे मातरम, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग बना आगे जाके। और वंदे मातरम की ट्यून इतनी अच्छी थी कि वो इंस्पायर किए लोगों को आगे बढ़ने के लिए, नेशनलिस्ट बनने के लिए। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, आनंद मत था, साथ में रविंद्रनाथ टैगोर थे जो कंटिन्यूअस डिफरेंट सॉन्ग्स लिख रहे थे, यूनिटी के लिए लिख रहे थे कैलकाटा से। फिर उसके बाद भारतेंदु हरीश चंद्र था, उनने एक प्ले लिखा था भारत दुर्दशा, यानी भारत की मिजरी। तो भारत के बारे में उन्होंने पूरा लिखा था कि क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के भारत की हालत है। तो ऐसे एक थे भारतेंदु हर्ष चंद्र जिन्होंने भारत दुर्दशा लिखा था। ये दोनों नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड क्लास में आ सकते हैं क्वेश्चंस में। साथ ही साथ हम देखें तो बहुत सारे इंडियन लीडर्स भी आगे आए थे जिनको हम मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। ऐसे कुछ लीडर्स थे जो सामने आए थे जिन्होंने जो भारत की पुरानी डिफरेंट कस्टम्स थे जो कि भारत को यूनाइट करने से रहे, जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, सती सिस्टम हो गया, ये सबको अबॉलिश करने में और लोगों को एक साथ यूनाइट करने में बहुत मेहनत करी। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो एक नए भारत का सपना उस समय देखना शुरू कर दिए थे। ऐसे फर्स्ट लीडर्स तो जो ऐसे लीडर्स थे, उसमें से कुछ लीडर्स के नाम हम देखते हैं हमारे कोर्स बुक में है। जो पहले लीडर थे वो थे राजा राम मोहन रॉय। ये बंगाल से थे। इन्होंने बहुत ही मेहनत करी ताकि इंडियंस को यूनाइट कर सके। इन्होंने बहुत ही मेहनत करी ताकि जितना भी उस टाइम टैबू फैला हुआ था कास्ट सिस्टम का, वो सबको कर सके। उन्होंने अपने पेपर्स और अपने बुक्स के द्वारा इंडियंस को यूनाइट करने की उनकी पेपर थे संवद कौमुदी और मिरत उल अखबार। ये दो पेपर, वो एक ये पर्शियन लैंग्वेज, मिरत उल अखबार पर्शियन लैंग्वेज में, तो संवद कौमुदी उनके बंगाली लैंग्वेज में दो पेपर्स थे जो उन्होंने उस समय वो चलाते थे ताकि बता सके ब्रिटिशर्स क्या अगेंस्ट में कर रहे हैं इंडियंस के, और इंडियंस को यूनाइट कर सके। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें करी ताकि इंडियंस यूनाइट कर सके। जैसे 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा कराई जहां पे उन्होंने बताया कि कैसे इंडियंस को यूनाइट कर सकते हैं। 1828 में उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी। ऐसा समाज, ब्रह्मो समाज की स्थापना करी, यानी कि सारे लोग एक है, कोई कास्ट सिस्टम, कोई डिसयूनिटी नहीं होना चाहिए। फिर 1829 में एक बड़ा कार्य वो करते हैं, उनके ही एफर्ट से और उन्हीं की वजह से 1829 में विलियम बेंटिक जो उस समय गवर्नर जनरल थे, वो सती की इवल प्रैक्टिस को अबॉलिश कर देते हैं। सती की इवल प्रैक्टिस आप सभी जानते हैं सती क्या। राम मोहन के एफर्ट्स की वजह से 1829 में विलियम बेंटिक ने सती की इवल प्रैक्टिस को अबॉलिश कर दिया, लॉ के अगेंस्ट कर दिया कि जो भी सती की इवल प्रैक्टिस फॉलो करेगा उसको दैट इज पनिशेबल बाय लॉ। 1829 के बाद उन्होंने सती की प्रैक्टिस अबॉलिश करने के बाद उन्होंने काफी सारी मेहनत करी वुमेन इंपॉर्टेंस के लिए। 1829 के बाद राजा राम मोहन रॉय ने सती को एक इविल प्रैक्टिस डिक्लेयर करने के बाद बहुत सारी मेहनत किया ताकि वुमेन को आगे मौका मिल सके, इनहेरिटेंस टू प्रॉपर्टी मिल सके, इनहेरिटेंस टू राइट मिल सके, ताकि वुमेन भी आगे आ सके। उसके बाद बहुत सारी चीजें राजा राम मोहन करते, तो ये भी रहते हैं मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में से एक। उसके बाद दूसरे मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया रहते हैं ज्योतिबा फूले। ठीक है, ये भी एक मॉडर्न इंडियन, जो ऐसे लोग थे जिनने कंस्ट्रक्ट किया मॉडर्न को। 1848 में ज्योतिबा फूले ने फर्स्ट गर्ल्स स्कूल खोला, मतलब बच्चियों के लिए, औरतों के लिए। वो आगे आके उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने काम किया और पहला लड़कियों के लिए स्कूल बनाया। उस समय जो प्रैक्टिस होती थी वहां पे, जैसे लड़कियों को आगे बाहर नहीं निकलने दिया जाता था,
तो ज्योतिबा फुले ने इस टैबू के अगेंस्ट वो आगे आए और उन्होंने पहला कर, फिर 1854 में उनने एक ऑर्फनेज एस्टेब्लिश किया जो कि पुअर विडोज के लिए था, जो भी माताएं थी जिनके हस्बैंड खत्म हो चुके थे, तो उनके लिए ऑर्फनेज बनाया उनने पुअर विडोज के लिए, चिल्ड्रन के। और 1873 24 सितंबर 1873 को उनने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी, जो कि दलित वर्ग के लोगों के लिए और लेडीज के लिए ऐसा समाज था जो लेडीज के लिए काम करेगा, जो लेडीज को और दलित को आगे बढ़ाएगा। तो ये सब लोग मेहनत कर रहे थे ताकि इंडिया कास्ट सिस्टम से ऊपर आके, लोगों को लग गया था कि अगर इंडिया को यूनाइट होना है, आजाद होना है ब्रिटिशर से, तो कास्ट सिस्टम जैसी इविल प्रैक्टिसेस को अबॉलिश करना पड़ेगा। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय के बाद ज्योतिबा फुले के बाद आते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो थे स्वामी विवेकानंद। उनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स ऑफ इंडिया बोला जाता है, बहुत ही अच्छे ओरेटर और बहुत ही अच्छे इंस्पायरर, जिनने बहुत इंडियन यूथ को इंस्पायर किया आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने एक स्पीच दी थी इंडियन फिलोसफीज के बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड पार्लियामेंट में, वेस्टर्न वर्ल्ड एट पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो 1893 में उन्होंने ये स्पीच थी, जिसने सभी को, पूरी दुनिया भर में इंडियन यूथ को इंस्पायर किया था कि हमको सारी कास्ट सिस्टम, टैबू, रिलीजन वाइज ये सब को छोड़ के यूनाइट होके इंडिया को आजादी दिलानी पड़ी है। उनने इतना बड़ा स्पीच किया था। और उनने फिर रामाकृष्णन मिशन 1897 में स्टैब्लिश किया, जो कि डाउन ट्रोडन लोग, डाउन ट्रोडन मतलब जो कि गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, जो ब्रिटिश यातनाओं के वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, उन सब को एकत्रित करने के लिए उन्होंने ये रामाकृष्ण मिशन को स्टैब्लिश किया। तो ये सारे लोग थे जिन्होंने एक नेशनलिस्ट आइडिया यूथ को दिया, एक नेशनलिस्ट आइडिया लोगों को दिया, इंडियंस को दिया कि अपने घरों से निकलिए, अपने कास्ट सिस्टम, अपने ऐसी चीजों से निकलिए जो उनको पीछे कर रहा था और इंडिया को आजादी दिलाइए। मगर कुछ ऐसी चीजें थी जैसे प्रेस था, लिटरेचर था, इन्होंने इंडियंस को और इजी कर दिया था इंडियन के लिए नेशनलिस्ट मूवमेंट। और एक और चीज के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं जिसने बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंडियंस के लिए बहुत ही इजी कर दिया था नेशनलिस्ट स्ट्रगल, और वो था द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ, यानी कि लेटर्स, पोस्टकार्ड्स और रेलवेज, जो कि इंट्रोड्यूस कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने। अब रेलवेज और टेलीग्राफ ने कैसे इजी कर दिया, उसने डिफरेंट स्टेट से लोगों को यूनाइट कर दिया साथ में करने के लिए। अब रेलवे से कनेक्शन के थ्रू आदमी, जो कि साउथ से आदमी इजिली नॉर्थ जा पा रहा था, यूनाइट हो रहा था, और अपने नेशनलिस्ट आइडियाज, अपने नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स की कैसे उनके स्टेट में ब्रिटिश सरकार परेशान कर रही, वो दोनों अब शेयर इजिली कर पा रहे थे रेलवेज के द्वारा। तो हमारे नेशनलिस्ट निकल रहे थे, यूथ निकल रही थी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे से तीसरे स्टेट, और सब एक दूसरे से एकत्रित होकर यूनाइट हो रहे थे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन था ब्रिटिश सरकार ने जो इंट्रोड्यूस किया था, वो था द इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीग्राफ, यानी कि लेटर्स, पोस्टकार्ड। ये सब लेटर्स, पोस्टकार्ड के थ्रू भी बहुत सारे आइडियाज इंडियन नेशनलिस्ट लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे थे अराउंड डिफरेंट स्टेट्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। वो बहुत इजिली कम्युनिकेट कर पा रहे थे। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जिसकी वजह से इंडियन नेशनलिस्ट जो स्ट्रगल था वो आगे बढ़ रहा था, वो फ्यूम हो रहा था, वो लोगों को इजिली यूनाइट कर रहा था। दूसरा था जो ब्रिटिश का ईगो, ब्रिटिश का एरोगेंस और उनकी रेशियल सुप्रीमेसी। रेशियल सुप्रीमेसी मतलब ब्रिटिश ये समझते थे कि हम सबसे बड़े एक रेस है, मतलब हमसे अच्छा कोई रेस, हमसे अच्छे कोई ह्यूमंस अभी पैदा नहीं हुए हैं, कोई ह्यूमन रेस पैदा, कोई ह्यूमन पैदा नहीं हुए हैं। कैसे उनने ऐसे कुछ रूल्स निकाल लिए थे, जैसे इंडियंस को उनने रेलवे कंपार्टमेंट्स में, आपने पुरानी पिक्चरों में जरूर देखा होगा कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, या आपने ऐसा कुछ देखा होगा कि ब्रिटिश ऐसा करते थे। तो ऐसा सही में होता था, ब्रिटिश ने ऐसा सही में करके रखा था इंडियंस को, क्योंकि वो अपने आप को रेशियली बहुत ऊपर समझते थे, अपने आप को हाई क्लास समझते थे, तो इसलिए उनने अपने साथ में इंडियन लोगों को बैठाना मना कर दिया था। काफी दफा जो उनके यहाँ इंडियन डोमेस्टिक हेल्प था, उनको लात जूतों से मारते थे, उनको हंटरों से मारते थे, उनको बाहर बांध के रखते थे, खाना नहीं देते थे। ऐसी चीजें भी रेशियल एरोगेंस की वजह से ब्रिटिश इंडियन लोगों को करते थे। और यही वजह थी ताकि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो एकत्रित हो के, यूनाइट हो के इन सब को देश से भगाना मांग रहे थे। तो उनने प्रोहिबिट करके रखा था क्लब्स में घुसने से, रेलवे कंपार्टमेंट में घुसने से। उसके बाद एक स्पेसिफिक रेसिडेंशियल एरिया बना दिए गए थे जहां पे बस केवल ब्रिटिश रह सकते हैं। हर सिटी में एक स्पेसिफिक रेसिडेंशियल एरिया था जिसको सिविल लाइंस भी बोलते थे, उसमें सारे केवल ब्रिटिशर्स ही
रहते थे और जितने भी इंडियंस थे उनको शहर से बाहर रखा गया था। क्यों? क्योंकि अगेन रेशियल सुप्रीमेसी। उसके बाद जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन था। जो ब्रिटिशर्स थे उनको हाई क्लास जॉब मिल रही थी और जो इंडियंस थे अगर सेम क्वालिफाइड हैं मगर उनको वैसी जॉब नहीं मिल पा रही थी ब्रिटिश सरकार में। माइनर ऑफेंसेस के लिए बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिल रही थी इंडियंस को, और वही अगर माइनर ऑफेंस एक ब्रिटिश आदमी कर रहा था तो उसको कुछ नहीं मिला था। तो ऐसे ही होता है। और एक ऐसे इंसिडेंट आता है 1878 में। 1878 में अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन हाईकोर्ट, जो कि इंडियन हाईकोर्ट जज सेम क्वालिफाइड अपॉइंट होता है 1878 में, मगर उनको मना कर दिया जाता है कि उनका पेमेंट और एक हाईकोर्ट जज जो ब्रिटिश रहता है उसका पेमेंट इक्वल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश अपने आप को रेशियली आगे मानते थे, रेशियली ऊपर मानते थे, क्योंकि कैसे एक इंडियन उनसे इक्वल पे कर सकता है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज आई जिसकी वजह से इंडियन नेशनलिस्ट और उग्र हो गए, और और कई सारे गवर्नर जनरल आए जिनने फ्यूम करने में पूरी मदद करी इंडियन नेशनलिस्ट स्ट्रगल को। और एक ऐसी पॉलिसी थी जो पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन, जो कि गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1876 से 18। तो जैसे मैंने बताया कि जो पॉलिसीज थी उस टाइम के वाइस रॉय लॉर्ड लिटन की, उनकी वजह से भी नेशनलिस्ट स्ट्रगल बहुत आगे बढ़ा। एक आग को एक चिंगारी की जरूरत पड़ती है और वही चिंगारी इनकी पॉलिसीज ने लगाई थी उस नेशनलिस्ट स्ट्रगल को। जैसे कि 1878 में जब ये आते हैं, 1877 में जब ये आते हैं तो एक बहुत ही मैग्निफिसेंट, बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही शानदार दरबार, यानी कि बॉल अगर समझते हैं कि वो डांस करने वाला बॉल, वो सब बॉल, तो बहुत सारा सुंदर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं दिल्ली में। बहुत ही महंगी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं दिल्ली में, और जितने भी इंडियंस रहते हैं वहां सबको सर्वेंट्स के तौर पे बताया जाता है। तब ये ऑर्गेनाइज किया जाता है जबकि इंडिया में फैमिन, मतलब बहुत बड़ी भुखमरी आई हुई थी इंडिया में, और लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, रहने के लिए छत नहीं थी, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। जहां जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और नए वाइस रॉय इनकी मदद करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, ये एक मैग्निफिसेंट दरबार करते हैं, एक बहुत ही एक्सपेंसिव दरबार करते हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट और इनके पॉलिसी से। उसके बाद जो मैं वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट था, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वो भी ये लागू कर देते 1878 में, जिसमें जितने इंडियन प्रेसेस है उन सबको बैन कर दिया जाता है। ऐसा कोई इंडियन प्रेस नहीं चलेगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चलता है। तो वो भी एक ऐसा ऑप्रेसिव एक्ट पास करते हैं भारतीय लोगों के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से भारतीय लोग उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। उसके बाद इंडियन आर्म्स एक्ट भी पास करते हैं लॉर्ड लिटन, और इस आर्म्स एक्ट के द्वारा जितने भी इंडियंस थे उनको कोई भी आर्म्स यानी कोई भी एम्यूनेशन, कोई भी गन रखने की परमिशन नहीं दी जाती है। और दूसरी ओर ब्रिटिश जो चाहे गन अपने घर पे रख सकता है। ब्रिटिश को बोला जाता है कि ये अपनी सेफ्टी के लिए गन रख रहा है, मगर इंडियंस को मना कर दिया जाता है कि आप एम्यूनेशन नहीं रख सकते। तो ये भी एक ऑप्रेसिव एक्ट था जो उन्होंने पास किया था, जिसकी वजह से इंडियंस अगेंस्ट थे। दूसरी बार जो अफगान वॉर थी, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था अफगान वॉर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किया था इनको, और अफगान वॉर यहाँ भी जो लॉर्ड लिटन की पॉलिसी थी अफगान वॉर में, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा इंडियन ट्रेजरी का खर्चा किया था ब्रिटिश को सुप्रीमेसी वहां दिलाने में। हालांकि ब्रिटिश वहां पे हार गई थी, मगर बहुत ही मदद की, बहुत ही ज्यादा उन्होंने इंडियन खर्चा किया था। तो जिसकी वजह से लोग बहुत ही गुस्से में हो गए थे कि आप इतना ज्यादा ट्रेजरी का यूज क्यों कर रहे हैं, जबकि आपके खुद के देश में, मतलब इंडिया पे बहुत सारा फैमिन है। तो ये इसकी वजह से बहुत सारे लोग अगेंस्ट पे हो गए थे ब्रिटिश सरकार की और उनकी पॉलिसीज की वजह से। उसके बाद आता है लॉर्ड लिटन के बाद आते हैं लॉर्ड रिपन, जो कि उनकी भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी रहती है, जिसकी वजह से इंडियंस बहुत ही अगेंस्ट में हो जाते हैं। अब लॉर्ड रिपन जो आते हैं वो बोलते हैं कि पहले रूल बना चुके थे लॉर्ड लिटन की, जितने भी यूरोपियंस हैं कोई भी क्रिमिनल केसेस में यूरोपियंस को कोई इंडियन जज ट्राई नहीं करेगा, मतलब इंडियन जज उनके कोई भी केसेस में नहीं रहेगा। लॉर्ड रिपन आके इसको वापस ले लेते हैं, ये एक्ट को वापस लेते हैं और परमिशन दे देते हैं कि जितने भी इंडियन जजेस रहेंगे इररिस्पेक्टिव यूरोपियन और ब्रिटिशर्स में किसी को भी वो ट्राई कर सकते हैं, ट्रायल पे उनके जज बन सकते हैं, जिसका अपोज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और ब्रिटिश लोगों ने बहुत ज्यादा किया था जो इंडिया में रह रहे थे। तो यूरोपियन लोग ने बहुत ज्यादा किया, ब्रिटिशर ने बहुत ज्यादा किया, और उनके प्रेशर की वजह से लॉर्ड रिपन इस एक्ट को वापस ले लेते हैं। तो जिसकी वजह से अब भारतीय लोग उनके अगेंस्ट हो जाते हैं कि भैया ऐसा क्या रेशियल डोमिनेशन है कि इंडियंस को यूरोपियन जजेस ट्राई कर सकते हैं, मगर यूरोपियन क्रिमिनल केसेस में यूरोपियंस को इंडियन जजेस ट्राई नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो रहा था
यहाँ पे। तो 1883 में इस एक्ट को ये वापस ले लिया जाता है। उसके बाद जिसकी वजह से अब इसके बाद बहुत सारे इंडियंस वैसे ही गुस्से में थे ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में, और कुछ सारे हमारे लीडर्स थे जिन्होंने और ऐसी बातें बताई इंडियन नेशनलिस्ट को, जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को आगे बढ़ाए। दाता भाई नारोजी वन ऑफ द बहुत फेमस थे उस टाइम इंडियन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स में, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन में अक्टूबर 1 1866 में, ताकि वहां इंडियन लोगों को पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट कर सके। दादा भाई नारोजी ने ये एसोसिएशन बनाया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बाद बहुत सारे, जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे कम्युनिटीज बनने लगे, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज होने लग गए कि कैसे हम इंडिया को यूनाइट कर सके और कैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट को और बढ़ा सके। तो दादा भाई नारोजी की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बाद 1870 में पूना सार्वजनिक सभा आती है पूना में, जो जस्टिस रनाडे इसको फॉर्म करते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि सारे इंडियंस को यूनाइट कर सके, सारे यूथ को यूनाइट कर सके, और सबसे बड़ा काम ये करते हैं कि 1875 में पूर्ण सार्वजनिक सभा एक पिटीशन सबमिट करती है हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो ब्रिटिशर के हाउस ऑफ कॉमन्स है, उस हाउस ऑफ कॉमन्स में एक पिटीशन सबमिट करती है बोलते हुए कि इंडियंस का पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन इंडियंस का होना क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि इंडियंस की आवाज को भी जाने लोग, इंडियंस की आवाज भी उठाने के लिए कोई चाहिए। तो पूर्ण सार्वजनिक सभा का यही एक ऑब्जेक्टिव रहता है, जो काफी मदद करता है इंडियन नेशनलिस्ट स्ट्रगल में। उसके बाद 1870 के बाद इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता बनता है 1876 में, जो बनाते हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस, और इनका भी डिमांड रहता है कि आर्म्स एक्ट को हटाया जाए, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट जो प्रेस की ताकत को कम कर रहा था उसको रिमूव किया जाए, रिपेल किया जाए, वापस लिए जाए, और जो वहां पे राइट्स ऑफ ट्रेडर्स थे, जो इंडियन ट्रेडर्स थे जिन पे बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस लगे हुए थे, उस चीज को भी वापस ले लिया जाए ताकि ट्रेडर्स भी अच्छे से अपना बिजनेस कर सके। तो ये सारी चीज, ये सारे सभा, ये सारे कॉन्फ्रेंसेस सब यूनाइट हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे इंडियंस को यूनाइट करने के लिए। मगर बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद, बहुत सारे फॉर्मेशंस के बाद एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बनती है जिसका नाम रहता है द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में, और ये अपनी मीटिंग बैठाती है जिसमें से पूरे इंडिया से लोग आते हैं, पूरे भारत देश से लोग आते हैं, और यहाँ पे 100 अटेंड करते हैं ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में। इनका भी डिमांड रहता है कि सारे इंडियंस को अब यूनाइट होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन हम सबको यूनाइट होके आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि इंडियंस को आजादी और पब्लिक वेलफेयर मिल सके। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी इसका फॉर्मेशन होता है, इससे लोग एकत्रित होते हैं, और इनकी सारी मीटिंग्स कंटिन्यू होते 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम बनाते हैं, जो कि इंग्लिश सिविल सर्वेंट रहते हैं, जो कि ब्रिटिशर्स रहते, खुद ही एक ब्रिटिशर रहते हैं, मगर वो ब्रिटिशर की यातनाएं जो इंडियन लोगों पे हो रही थी उससे काफी प्रभावित रहते हैं, उससे काफी नाखुश रहते हैं, और वो सारे इंडियंस को यूनाइट करते हैं और बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, फाउंड करते हैं द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1857 के बाद एओयूम समझते हैं कि 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडियंस का पूरा हक बनता है इस देश में, और इंडियंस को आजाद होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। मगर इंडियंस को एक पाथवे नहीं मिल पा रहा था, एक राइट डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा था, कैसे वो अपने देश को आजाद कर सके। इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन करते हैं कि लोगों को बता सके कि कैसे आगे बढ़ना है। तो 1883 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक ओपन लेटर भेजते हैं सारे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को, सारे इंटेलेक्चुअल्स को, सबको ये एक ओपन लेटर भेजते हैं कि जिन को इंडियन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स में आगे आना है वो सब आ सके। 1884 में वो कांटेक्ट करते हैं सारे इंडिया के डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स को, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता चुका कि बहुत सारे इंडियन इंटेलेक्चुअल्स आगे आ रहे थे, अब जैसे स्वामी विवेकानंद हो सके, दादा भाई नारोजी हो सके, ये सब आगे आ रहे थे ताकि इंडिया को कैसे यूनाइट कर सके। तो 1884 में ये सारे इंटेलेक्चुअल्स को एक लेटर लिखते हैं, सारे ग्रेजुएट्स को एक लेटर लिखते हैं बोलते हुए कि हम सबको एक एकत्रित होना है, एक यूनियन बनाना है, और इसमें से दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता और बहाउद्दीन तैयब जी जो सबसे बड़े नाम रहते हैं, वो भी इस मुहिम को, एओयू की मुहिम को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो पूना में दिसंबर 1885 को एक कॉन्फ्रेंस होती है सारे इंटेलेक्चुअल्स की, सारे लीडर्स की, और वो सब आगे बढ़ाते हैं। पूना में होनी थी मगर ये मीटिंग को
सॉरी बॉम्बे में होनी थी, मगर पूना में ये मीटिंग होती है। द कॉन्फ्रेंस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो बहुत सारे सेशन होते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती है, उनका फर्स्ट सेशन होता है, उसमें मोस्टली मैंने बताया 72 डेलीगेट्स आते हैं। इन 72 डेलीगेट्स में बहुत सारे लॉयर्स रहते हैं। अगर आप वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे तो शुरू में मैंने बताया था कि इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, जुडिशरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, लॉयर्स का, एडवोकेट्स का। तो इस फर्स्ट सेशन में 72 डेलीगेट्स में से बहुत सारे लॉयर्स थे, बहुत सारे एरिस्टोक्रेट, बहुत सारे जुडिशरी से जुड़े हुए लोग इस फर्स्ट सेशन को अटेंड करते हैं, जिसमें से प्रोमिनेंट नाम थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, जस्टिस रनाडे, के.टी. टेलन, फिरोज शाह मेहता और सुब्रमण्यम अय्यर। ये सब लोग बड़े इंटेलेक्चुअल ऐड करते हैं, इस मीटिंग में रहते हैं। इन सब का एक ही रेजोल्यूशन रहता है, और वो रेजोल्यूशन रहता है कि सारे लीडर्स को, सारे नेशनलिस्ट लोगों को यूनाइट करना है ताकि हमको भारत की आजादी मिल सके। इसके बाद सेकेंड सेशन जो रहता है वो एक बहुत बड़ा हिट रहता है, जो कैलकाटा में लिया जाता है, कैलकाटा में हेल्ड होता है, जिसमें कुछ 450 डेलीगेट्स पार्ट लेते हैं। ये सेकंड सेशन दादा भाई नारोजी की लीडरशिप में रहता है, और इसमें भी रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि हमको कैसे यूनाइट करना है लोगों को। प्लान बनाए जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी कैसे करनी है, कैसे इंडियन यूथ को आगे बढ़ाना है कि वो ब्रिटिश के इस यातनाओं से आगे बढ़ के अपने भारत देश को आजादी दिला सके। उसके बाद थर्ड सेशन होता है जो कि मद्रास में होता है 1887 में। इसमें भी 450 से ज्यादा डेलीगेट्स अटेंड करते हैं। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का मूवमेंट बहुत बढ़ चुका था, पूरे इंडिया में बढ़ चुका था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इन सेशंस को अटेंड कर रहे थे। इसमें भी बहुत सारे एरिस्टोक्रेट्स इस बार रहते हैं, बहुत सारे जुडिशरी से जुड़े लोग रहते हैं, एडवोकेट्स रहते हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं। ये सब लोग अब एक ही मांग कर रहे थे कि भारत को आजादी कैसे मिल सके। तो इन सारे लोगों का स्ट्रगल, इन सारे लोगों का जुड़ना इंडियन नेशनल कांग्रेस को और हिम्मत दिलाता है। और बाद में हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये इंटेलेक्चुअल लीडर्स कैसे एकत्रित होके, कैसे एकजुट होके भारत को आजादी दिलाते हैं 1947 में। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इंडियन नेशनलिस्ट स्ट्रगल में, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के एक पार्ट रहता है कि 1857 से जो आग हमारे डिफरेंट लीडर्स ने, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने लगाई थी, वो कैसे अब आगे जा जाके और फाइनली 15 अगस्त 1947 को इंडियन नेशनल स्ट्रगल कामयाब होता है और ब्रिटिश इंडिया को फाइनली छोड़ती है। धन्यवाद।